हेलो माय डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? माय डियर लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑल एट माय ओन यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारंग। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारंग पर। प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है ये इडियम्स एंड फ्रेजेस का रहेगा और जो अपकमिंग एग्जाम्स होने वाले हैं हरियाणा में, ग्राम सचिव पटवारी और केनाल पटवारी, उनके अंदर जो इडियम्स फ्रेजेस हर एक मतलब एग्जाम्स के अंदर पीछे भी पूछे गए हैं। अभी जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं आपके कांस्टेबल मेल के फीमेल के, उनके अंदर इंग्लिश में 5 या 7 क्वेश्चन आए हैं और हर एक सेट के अंदर एक इडियम पूछा गया है और एक पूछा गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये 2 चीजें हर एक सेट के अंदर पूछी गई है। प्यारे बच्चों, अभी वक्त रहते हम 200-300 इडियम्स अच्छे जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। और प्यारे बच्चों, आपसे आशा और उम्मीद रखता हूं कि आप इन वीडियो लेक्चर्स को कंप्लीट देखेंगे और अच्छे से नोट्स बना लेंगे और इन अपनी इंग्लिश की तैयारी को, जिसके 5 या 7 क्वेश्चन एचएसएससी में पूछे जाने हैं, उन्हें आप बेहतर करेंगे। और प्यारे बच्चों, इस मिशन में ग्राम सचिव पटवारी केनाल पटवारी का जो मिशन आपका रहने वाला है, इसमें मैं आपका भरपूर साथ दूंगा। जो 5 या 7 नंबर की इंग्लिश आएगी, आपका 1 मार्क्स 1 नंबर भी नहीं कटने दूंगा। चलिए प्यारे बच्चों, इसी उम्मीद के साथ स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। चलिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस। प्यारे बच्चों, इडियम्स एंड फ्रेजेस को हिंदी में मुहावरे और लोकोक्तियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इडियम्स एंड फ्रेजेस को मुहावरे और लोकोक्तियां कहा जाता है। ठीक है, हम और एक बात और मैं आपको बता देता हूं, इस सीरीज के अंदर हम एक क्लास के अंदर 10 इडियम्स 10 मुहावरे और लोकोक्तियां हम पढ़ेंगे। और प्यारे बच्चों, हर रोज आपके लिए इडियम्स और फ्रेजेस अवेलेबल होंगे। हर रोज हमारी ये सीरीज अब चलने वाली है। डेली हमारी सीरीज आएगी शाम को। हर रोज शाम को मैं वीडियो डालूंगा इडियम्स एंड फ्रेज की। ठीक है ना? चलिए, पहला इडियम्स में लिखने जा रहा हूं। फर्स्ट, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। काफी इंपॉर्टेंट आपका ये इडियम्स और फ्रेज है। आपका ये इडियम्स, ठीक है, आपका इडियम्स बोले तो मुहावरे, फ्रेजेस बोले तो लोकोक्तियां। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। स्टूडेंट, पहले आपको पता होना चाहिए डिस्कॉर्ड क्या होता है। डिस्कॉर्ड और ये शब्द प्यारे बच्चों अभी जो आपके कांस्टेबल के एग्जाम हुए मेल के, उनके अंदर ये सिनोनियम से पूछा गया था। कौन आपका डिस्कॉर्ड वर्ड, इसका मतलब झगड़ा विवाद होता है। तो झगड़ा या विवाद होता है डिस्कॉर्ड, आपका हो गया झगड़ा या फिर विवाद, जिसे आप बोलते हो डिस्प्यूट। क्या बोलते हो? डिस्प्यूट। और प्यारे बच्चों, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड की अगर हिंदी बनाओगे तो हिंदी निकलेगी झगड़े का सेब। अब ये झगड़े का सेब क्या होता है, अब हिंदी से समझ नहीं आने वाला है। इसका हिडन मीनिंग होगा झगड़े की जड़। क्या होगा? झगड़े की जड़, लड़ाई की जड़। तो प्यारे बच्चों, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब पेपर में एक ऑप्शन मिलेगा, अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या होता है? अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट। प्यारे बच्चों, झगड़े की जड़ को कहा जाता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लिख दूं, पीओके इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। पीओके इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन, बी और डब्ल्यू से मैं बिटवीन बना रहा हूं, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो झगड़े की जड़ है प्यारे बच्चों, वो क्या है? वो आपका पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो झगड़े की जड़ है वो कौन है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे पीओके कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप इडियम्स और फ्रेजेस को अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। इनसे प्यारे बच्चों, किसी भी सेंटेंस को बहुत ज्यादा मीनिंगफुल और इफेक्टिव बनाने के लिए इडियम्स और फ्रेजेस का यूज किया जाता है। किसी भी वाक्य को इंग्लिश में काफी इफेक्टिव बनाने के लिए, उसे और प्रोडक्टिव बनाने के लिए, उसको बहुत अच्छा बेहतर बनाने के लिए हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं और उनसे किसी बात को बोलने के वो हमारे तरीके होते हैं, वेज होते हैं, जिससे हम किसी बात को और अच्छे इफेक्टिव वे से बोल पाएं और लिख पाएं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट इडियम था। ध्यान हो जाएगा ना, याद रह जाएगा आपको। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या होता है? झगड़े की जड़। ओके, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है वो क्या है? पीओके है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं अभी सामने लिख देता हूं। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या होता है? अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड को आपका पेपर में ऑप्शन कौन सा मिलेगा?
अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा, दूसरा प्यारे बच्चों एप्पल से ही है। जैसे मैं बोल दूं एप्पल ऑफ समवंस आईज, या फिर इसे बोल दिया जाता है एप्पल ऑफ वंस आईज। किसी की आंखों का सेब, अगर आप हिंदी बनाओगे तो प्यारे बच्चों हिंदी निकलेगी किसी की आंखों का सेब। और प्यारे बच्चों इसे हिंदी में इस इडियम्स को कहा जाता है आंखों का तारा। ठीक है, और इसे आप जानते हो आंखों का तारा क्या होता है? वेरी लवेबल, वेरी लवेबल बोल दो, या फिर प्यारे बच्चों डियरेस्ट वन, डियरेस्ट वन। कोई आपका खास प्यारा आदमी, उसे कहा जाता है एप्पल ऑफ समवंस आईज या फिर एप्पल ऑफ वंस आईज। ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लाडला प्यारा, उसे आंखों का तारा कहते हैं। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, सी इज एन एप्पल ऑफ हर पेरेंट्स आईज। सी इज एन एप्पल ऑफ हर पेरेंट्स आईज, वो अपने मां बाप की आंखों का तारा है। ठीक है, वो जो लड़की है वो अपने मां बाप की बहुत प्यारी बेटी है। ठीक है ना, उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो क्या बोला जाएगा? सी इज एन एप्पल ऑफ हर पेरेंट्स आईज। वो उसके जो मां बाप है उनकी आईज, उनकी आंखों का क्या है? तारा है वो लड़की। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस को लिख सकते हो, बोल सकते हो। मैं इस एग्जाम्पल को इरेज कर रहा हूं, सी इज एन एप्पल ऑफ हर पेरेंट्स आईज। अभी हमने दो इडियम्स पढ़ लिए हैं, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ समवंस आईज। ठीक है, थर्ड है, थर्ड आपका इडियम्स है इन एन एप्पल पाई ऑर्डर। इन एन एप्पल पाई ऑर्डर, इसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? एप्पल पाई ऑर्डर आपने बहुत बार देखा होगा शहरों में, गांव में जो रेडी वाले होते हैं जो अपने सेब लगा करके रखते हैं, और ये बहुत सारे सेब्स, बहुत सारे एप्पल्स को अपनी जो रेडी होती है उसके ऊपर काफी अच्छे से अरेंज करते हैं, और वो बिल्कुल भी हिलते डुलते नहीं है। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है प्यारे बच्चों किसी चीज को अरेंज करना परफेक्टली, बहुत बढ़िया ऑर्डर से किसी चीज को अरेंज करना एक तरीके से, उसे एप्पल पाई ऑर्डर कहते हैं। इसका मतलब होता है टू अरेंज समथिंग, टू अरेंज समथिंग इन अ proper or perfect way, proper or perfect way, to arrange something in a proper or perfect way, किसी चीज को प्रॉपर और परफेक्ट वे से अरेंज करना ही एप्पल पाई ऑर्डर कहलाता है। मैं आपको बताता हूं कैसे वो एप्पल को अरेंज करते हैं। ठीक है, वो बंदे कैसे एप्पल को अरेंज करते हैं। ठीक है ना, मान लो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, जैसे ऐसे हो गया। ठीक है, इसके ऊपर एक एप्पल आ गया, यहां एक एप्पल आ गया, और यहां एक एप्पल आ गया। कुछ इस तरीके से एप्पल पाई ऑर्डर बनता है। ये मैंने आपको प्रैक्टिकली भी करके बता दिया कि इस इडियम को ऐसा कहा क्यों जाता है। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब, अब देखिए पाई कहां बनेगी इसमें। पाई बोले तो जो आप मैथ में यूज करते हो, ये वाली पाई, ये वाली पाई बनेगी यहां पे ऐसे, कुछ ऐसे, ऐसे और ऐसे। इसी को एप्पल पाई ऑर्डर कहा गया है कि चीजों को व्यवस्थित तरीके से, एक बढ़िया तरीके से अरेंज करना, उसे ही एप्पल पाई ऑर्डर कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट इडियम्स हम पढ़ रहे हैं, काफी इफेक्टिव है, काफी इंपॉर्टेंट इडियम्स है। फोर्थ पे आते हैं। जैसे मैं इसका अगर एग्जांपल लिखूं, एग्जांपल के जरिए आपको बताऊं, जैसे मैं कहूं एवरीथिंग इज नाउ इन एन एप्पल पाई ऑर्डर। हर एक चीज अब एक एप्पल पाई ऑर्डर में है। मान लो आपको किसी फंक्शन की कोई अरेंजमेंट करनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये मैंने इसका एग्जांपल आपको दे दिया, एवरीथिंग इज नाउ इन एन एप्पल पाई ऑर्डर। हर एक चीज अब एप्पल पाई ऑर्डर में है। ठीक है ना, कोई आपसे पूछे कि
आपका मतलब जो फंक्शन की किसी की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, तो उसमें कि ये अरेंजमेंट होगी, ये अरेंजमेंट होगी, क्या रहता है क्या नहीं रहता है, और फिर आप किसी बुजुर्ग दराज आदमी को, एक उम्र दराज आदमी को कहते हो कि हाँ हर एक चीज अरेंज हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, एवरीथिंग इज नाउ इन एन एप्पल पाई ऑर्डर, ठीक है, कि हर एक चीज अरेंज हो गई है, शादी ब्याह के लिए जो भी प्रोग्राम होना है, ठीक है, हर एक चीज अरेंज हो चुकी है पहले से, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फोर्थ लिख देता हूं मैं। फोर्थ प्यारे बच्चों, बैड ब्लड। बैड ब्लड स्टूडेंट, बैड बुरा ब्लड हो गया खून। अब बुरा खून क्या होता है स्टूडेंट? बैड ब्लड का मतलब होता है अनफ्रेंडली और हॉस्टाइल रिलेशंस। अनफ्रेंडली और हॉस्टाइल रिलेशंस। स्टूडेंट, अनफ्रेंडली और हॉस्टाइल रिलेशंस को कहा जाता है, हॉस्टाइल रिलेशन होते हैं दुश्मनी वाले संबंध, ठीक है, दुश्मनी वाले रिलेशंस होना उन्हें कहा जाता है बैड ब्लड। मान लो मैं एक एग्जांपल लिखूं, गवर्नमेंट एंड फार्मर्स आर नाउ एट बैड ब्लड, ठीक है, इन इंडिया। अभी हाल ही की सिचुएशन को देखते हुए किसानों की और सरकार की बातें बनी नहीं है, काफी जगह लाठीचार्ज किया जा रहा है, काफी जगह डिस्प्यूट हो रहे हैं, विवाद हो रहे हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो मैं इस बात को इंग्लिश में ऐसे लिख सकता हूं, गवर्नमेंट एंड फार्मर्स आर नाउ एट बैड ब्लड इन इंडिया। भारत के अंदर सरकार और किसान बैड ब्लड पर है, इसका मतलब उनके अंदर हॉस्टाइल रिलेशंस बन गए हैं, दुश्मनी वाले संबंध बन गए हैं, अनफ्रेंडली रिलेशंस उनके बीच में क्रिएट हो गए हैं। फ्रेंडली का मतलब होता है दोस्ताना और अनफ्रेंडली का मतलब होता है अब दोस्ती नाम की चीज नहीं रही सरकार और किसके बीच में, किसानों के और सरकार के बीच में, ठीक है। तो बैड ब्लड काफी इंपॉर्टेंट इडियम है, ध्यान रखना, इसका ऑप्शन पेपर में मिलेगा, अनफ्रेंडली और हॉस्टाइल रिलेशंस। नीचे मैंने एग्जांपल के जरिए आपको बता दिया, गवर्नमेंट एंड फार्मर्स आर नाउ एट बैड ब्लड, उनके बीच में काफी तनातनी हो गई है और उनके रिलेशन संबंध काफी बिगड़ गए हैं सरकार और किसानों के। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, बी इन द ड्राइविंग सीट। फिफ्थ है बी इन द ड्राइविंग सीट। ड्राइविंग सीट पर होना, 5-7 आदमी आपके साथ बैठे हैं, आप गाड़ी चला रहे हो, आप ड्राइविंग सीट पे हो, तो इसका मतलब आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको सही सलामत उस जगह तक पहुंचाना जहां तक आप निकले हो। तो प्यारे बच्चों, बी इन द ड्राइविंग सीट का मतलब होता है किसी सिचुएशन को कंट्रोल करना और किसी सिचुएशन को लीड करना, कि आप लीडरशिप पोजीशन पे हो, अब सारी जिम्मेदारियां, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, उसे कहा जाता है यू आर नाउ इन द ड्राइविंग सीट, बी केयरफुल, ठीक है, आप अब ड्राइविंग सीट पर हो तो केयरफुल रहो। जैसे मान लो इसका मतलब आपको पेपर में ऑप्शन ये मिलेगा, बी इन द ड्राइविंग सीट का मतलब होता है प्यारे बच्चों बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यहां पे बियरिंग का मतलब होगा प्यारे बच्चों वहन करना, क्या होगा, वहन करना या फिर निभाना, वहन करना या फिर क्या होता है, निभाना। बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब होगा, बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होगा प्यारे बच्चों जिम्मेदारियों को अच्छे से वहन करना और जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना, बी इन ड्राइविंग सीट। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, he is now in the driving seat, he is now in the driving seat in his family, in his family। मैंने लिखा he is now in the driving seat in his family, वो अपने परिवार के अंदर ड्राइविंग सीट पर है, मतलब वो हर एक जिम्मेदारी का अच्छे से वहन कर रहा है, ठीक है ना, बाहर का कोई मामला है, घर का कोई मामला है, वो लीडरशिप पोजीशन में, घर में उसकी चौधर है, तो मैं बोल दूंगा ही इज नाउ इन द ड्राइविंग सीट ऑफ हिज फैमिली। ओके, सो माय डियर लर्नर्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट 5 इडियम्स हैं, ये मैंने आपको करवा दिया, फटाफट से रिवाइज करवा देता हूं। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या होगा, अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े की जड़। एप्पल ऑफ समवंस आई क्या होगा, आंखों का तारा, वेरी लवेबल और डियरेस्ट वन, आपका बहुत खास प्यारा आदमी, उसे आप कहोगे एप्पल ऑफ वंस आई। इन एन एप्पल पाई ऑर्डर क्या बना, टू अरेंज समथिंग इन अ प्रॉपर और परफेक्ट वे, किसी चीज को अच्छे से अरेंज करना होता है। बैड ब्लड होता है दुश्मनी पे होना, हॉस्टाइल रिलेशंस को कहा जाता है बैड ब्लड।
और बी इन द ड्राइविंग सीट होता है प्यारे बच्चों बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारी जिम्मेदारियों का अच्छे से वहन करना, उन्हें अच्छे से निभाना। ही इज नाउ इन द ड्राइविंग सीट इन हिज फैमिली, वो अपने परिवार में अब कहां पे है, ड्राइविंग सीट पे है। ठीक है, चलिए अब आते हैं सिक्स्थ पे। बियर द ब्रंट ऑफ समथिंग, प्यारे बच्चों सिक्स्थ है बियर द BRUNT बर्ंट ऑफ समथिंग। बियर का मतलब फिर से सहन करना हो गया, सिक्स्थ इडियम हमारे पास आ रहा है। बियर का मतलब फिर से हो गया, तो स्टूडेंट बियर द ब्रंट ऑफ समथिंग क्या होगा, यहां पे जो ब्रंट है प्यारे बच्चों इसका मतलब है चोट, और बियर का मतलब होता है सहन करना, ऑफ समथिंग किसी चीज की चोट को सहन करना, किसी चीज की मार को सहन करना, उसे प्यारे बच्चों कहा जाता है बियर द ब्रंट ऑफ समथिंग। जैसे मैं कहूं टू बियर, इसका मतलब क्या होगा, टू बियर द मेन पार्ट ऑफ, टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग, टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट। प्यारे बच्चों अनप्लेजेंट का मतलब होता है अप्रिय घटना कोई, और उसके मेन पार्ट को सहन करना, मतलब किसी बुरी चीज, किसी अशुभ कोई चीज हुई, कोई बुरी चीज हुई, कोई घटना हो गई, उसका जो मेन पार्ट है उससे बहुत ज्यादा जो नुकसान हुआ उस नुकसान को सहन करना, झेलना होता है टू बियर द बर्ंट ऑफ समथिंग। जैसे मैं कह दूं कि आज आम आदमी हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों से, ठीक है, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को वहन कर रहा है, उन्हें सहन कर रहा है। आज हिंदुस्तान के अंदर जो आम आदमी है वो पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान है, उसकी मार को झेल रहा है। अब मुझे इसका बिल्कुल सही मतलब पता चल गया है। बियर द ब्रंट ऑफ होता है किसी चीज की मार को, किसी चीज की चोट को झेलना। जैसे एक एग्जांपल लिखूं, कॉमन मैन आम आदमी इन इंडिया, भारत के अंदर, इज बियरिंग द बर्ंट ऑफ rising prices of petrol and diesel। आज आम आदमी हिंदुस्तान के अंदर बियरिंग द बर्ंट ऑफ राइजिंग प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों की मार झेल रहा है आज हिंदुस्तान में आम आदमी। तो प्यारे बच्चों यहां पे इडियम्स कौन सा यूज हुआ, टू बियर द ब्रंट ऑफ समथिंग, किसी चीज की चोट या मार को सहन करना। बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, पहले बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स पढ़ रहे हैं जो किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। 7th में लिख रहा हूं अब, टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, ये तो आप बता दोगे शायद, टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। प्यारे बच्चों बीट हो गया पीटना, और ब्लैक एंड ब्लू हो गया काला पीला। ठीक है, अभी काफी बार नहीं बोल देते हम कि पीट पीट के उसे काला पीला बना दिया गया, उसे बीट ब्लैक एंड ब्लू कहते हैं, अंधाधुंध पीटना किसी को। प्यारे बच्चों इसे कहा जाता है टू बीट मर्सीलेसली, MERCILESSLY, कि बिल्कुल भी दया ना दिखाओ आप पीटते वक्त किसी को, उसे कहा जाता है टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। या फिर प्यारे बच्चों इसका दूसरा मतलब भी होता है टू हिट समवन सीवियरली। टू हिट समवन सीवियरली होता किसी को गंभीर रूप से चोट पहुंचाना, उसे भी बीट ब्लैक एंड ब्लू कहते हैं। उसे भी क्या कहते हैं, बीट ब्लैक एंड ब्लू कहा जाता है। ठीक है ना, ये कॉमन सी चीज है, ये आपको पता होगी। टू बीट ब्लैक एंड ब्लू क्या होगा, टू बीट मर्सीलेसली, क्या होगा, टू बीट मर्सीलेसली। ओके, 8th पे आता हूं। 8th इडियम क्या है हमारे पास, बैड ऑफ रोजेज। बैड ऑफ रोजेज काफी इंपॉर्टेंट इडियम है। बैड ऑफ रोजेज, रोजेज होते हैं गुलाब, और गुलाब का बैड। प्यारे बच्चों बैड ऑफ रोजेज को कहा जाता है एन इजी और कंफर्टेबल सिचुएशन, एन इजी और कंफर्टेबल सिचुएशन। प्यारे बच्चों एक आरामदायक स्थिति के लिए शब्द यूज किया जाता है, एक मुहावरा यूज किया जाता है, इडियम क्या, बैड ऑफ रोजेज। तो प्यारे बच्चों बैड ऑफ रोजेज क्या होता है, गुलाबों का बिस्तर। प्यारे बच्चों गुलाबों के बिस्तर को कहा जाता है एन इजी और कंफर्टेबल सिचुएशन। जैसे मैं आज बोल दूं कि आज की युवा पीढ़ी या फिर आज के जो नौजवान हैं
वो बिना मेहनत किए अ बेड ऑफ रोजेस चाहते हैं। बिना कड़ी मेहनत के आज का नौजवान एक कंफर्ट सिचुएशन चाहता है, बंगला, दौलत, शोहरत, गाड़ी और सुंदर बीवी। प्यारे बच्चों, ये बेड ऑफ रोजेस कहा जाता है एन इजी और कंफर्टेबल सिचुएशन, कि आराम से अच्छा पैसा आ रहा है, अच्छी गाड़ी है, ठीक है, अच्छे लॉन्ग ड्राइव पे कहीं जा रहे हो घूमने के लिए, ठीक है, जमीन जायदाद है, अंधन की कोई कमी नहीं है, उसे बेड ऑफ रोजेस कहा जाता है। अब मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको बता रहा हूं, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं। मैनी यंगस्टर्स YOUNGSTERS, many youngsters like a bed of roses without working hard, अब शायद आप मतलब समझ गए होंगे बेड ऑफ रोजेस क्या होता है। मैनी यंगस्टर्स, काफी नौजवान लाइक पसंद करते हैं अ बेड ऑफ रोजेस, एक आरामदायक स्थिति, विदाउट वर्किंग हार्ड, बिना कठिन मेहनत किए। वो सोचते हैं बिना पढ़े ही हमें ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी और पटवारी की जॉब मिल जाए। लेकिन प्यारे बच्चों, अ बेड ऑफ रोजेस पाना या इसे पाने के लिए बड़ी कठिन मेहनत करनी पड़ती है आरामदायक स्थिति के लिए, ठीक है ना। कुछ पाने के लिए प्यारे बच्चों कुछ खोना पड़ता है। अब मैं 9th इडियम्स पे आ रहा हूं। 9वां हमारा इडियम्स क्या रहने वाला है, 9th। चलिए 9th है प्यारे बच्चों, बेड ऑफ थॉर्न्स। प्यारे बच्चों, बेड ऑफ थॉर्न्स, अच्छा थॉर्न्स होते प्यारे बच्चों कांटे, और बेड हो गया बिस्तर। प्यारे बच्चों, कांटों का बिस्तर क्या होगा? अभी तो गुलाब का बिस्तर था क्या, एन इजी और कंफर्टेबल सिचुएशन। और प्यारे बच्चों, बेड ऑफ थॉर्न्स होता है कांटों का बिस्तर, बोले तो मुश्किलों से भरी जिंदगी। प्यारे बच्चों, इसे कहा जाएगा अ सिचुएशन फुल ऑफ डिफिकल्टीज, अ सिचुएशन फुल ऑफ डिफिकल्टीज। एक सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति जो फुल ऑफ डिफिकल्टीज, मुश्किलों से भरी है, उसे बेड ऑफ थॉर्न्स कहा जाता है, कांटों का बिस्तर। जैसे मैं कहूं एक एग्जांपल के जरिए, जैसे मैंने लिखा लाइफ ऑफ एन इल पर्सन, एक बीमार आदमी की जिंदगी, लाइफ ऑफ एन इल पर्सन इज ऑलवेज अ बेड ऑफ थॉर्न्स। प्यारे बच्चों, एक बीमार आदमी की जिंदगी हमेशा एक बेड ऑफ थॉर्न्स होती है, बोले तो कांटों का बिस्तर, मतलब फुल ऑफ डिफिकल्टीज। तो प्यारे बच्चों, 8th और 9th काफी इंपॉर्टेंट है। मैं लास्ट इडियम लिखने जा रहा हूं, राइज फ्रॉम द एशेज। लास्ट इडियम हमारा आज की क्लास का रहने वाला है, राइज फ्रॉम द एशेज। राइज फ्रॉम द ASHES, एशेज। प्यारे बच्चों, राइज होता उठना या उभरना, और फ्रॉम द एशेज होता, एशेज का मतलब होता राख। अब राख से उभरना क्या होता है, इस मुहावरे का मतलब इंग्लिश में क्या होगा? मान लो मैं एक एग्जांपल लिखूं पहले, नाउ, अब AFG बोले तो अफगानिस्तान इज राइजिंग फ्रॉम द एशेज, ASHES। नाउ अफगानिस्तान इज राइजिंग फ्रॉम द एशेज, अब अफगानिस्तान राख से उभर रहा है। इस बात का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? राइज फ्रॉम द एशेज होता है तबाही और विनाश के बाद में उभरना, मतलब जब सब कुछ मिट जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाए, और उसके बाद में वो आदमी अपनी नई जिंदगी शुरू करे धीरे धीरे, उसे कहा जाता है राइज फ्रॉम द एशेज। तो अफगानिस्तान के साथ प्यारे बच्चों ऐसे ही हालात हुए हैं, और मैंने एक मुहावरे, इस मुहावरे का यूज करते हुए एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण लिख दिया, नाउ अफगानिस्तान इज राइजिंग फ्रॉम द एशेज। और प्यारे बच्चों, इसका मतलब आपको पेपर में एक ऑप्शन मिलेगा, BRENEWED, बी रिन्यूड आफ्टर डिस्ट्रक्शन, DESTRUCTION, बी रिन्यूड आफ्टर डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन होता है प्यारे बच्चों तबाही, और बी रिन्यूड होता है नया होना। तबाही और बर्बादी के बाद में कुछ नई चीज सामने आना,
धीरे धीरे उभरना, उसे कहा जाता है राइज फ्रॉम द एशेज। ओके, सो माय डियर लर्नर्स, ये थे हमारी आज की क्लास के 10 इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स और फ्रेजेस मैंने आपको इस क्लास में दिए हैं, और हर रोज हम 10 इडियम्स और फ्रेजेस को पढ़ेंगे। 10 मुहावरे हम हर रोज पढ़ा करेंगे जब तक हमारा ग्राम सचिव, केनाल पटवारी और पटवारी का एग्जाम नहीं आ जाता। दिसंबर तक हम इस सीरीज को जारी रखेंगे ऐसे ही। और प्यारे बच्चों, आपसे उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को काफी अच्छा सपोर्ट भी कर रहे हैं, और क्लासेस जो है, हमारी जो वीडियोस हैं, इन्हें आप अच्छे से देख भी रहे हैं और अच्छे से नोट्स बना रहे हैं। अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने पढ़ने वाले दोस्तों में मेरे चैनल को खूब सब्सक्राइब करवाइए और खूब सपोर्ट करवाइए। और आप मेरी तहे दिल से इतना मेरा समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो माय डियर लर्नर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।